बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 7 द इरा ऑफ आर्यंस कुशान्स एंड गुप्तास। टॉपिक इसका करने लगे द कुशान्स और टाइमलाइन है इनकी 60 BCE टू 375 CE। The later days of the Mauryan Empire saw the arrival of many groups from the north। अब जैसे मयूरन एम्पायर सेटअप हुए ना, अब वो देखना शुरू हो रही है कि आसपास के इलाकों के और दूर की कंट्रीज़ के लोग उनकी तरफ उनके मुल्क में आकर आबाद होना शुरू हो रहे हैं, सेटल डाउन होना शुरू हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ की तरफ से जो लोग आए हैं उनमें ग्रीक्स हैं, और जो कि इस दौर का अफ़गानिस्तान है ना, वहाँ का बैक्टीरिया एक इलाका था जिसको अब हम अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का वो पूरा एरिया, वहाँ से लोग उठकर इंडिया की तरफ आए। और क्यों आए हैं? अपने मसाले बेचने के लिए, अपनी चीज़ें अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। ये लाइक एज अ ट्रेडर आ रहे हैं, ठीक है, तजारत करने वो आ रहे हैं और आकर सेटल डाउन होते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बरसगीर पाक हिंद के अंदर अंग्रेज़ और फ्रेंच आए थे, और वो क्यों आए थे जी? हम तजारत करने आए हैं। और बाद में फिर यहीं पर उन्होंने अपनी एम्पायर सेट कर ली, अपने आप को इस मुल्क का बादशाह तस्वर करना शुरू कर दिया और यहाँ पर हुकूमत करने लग गए। तो इसी तरह ग्रीक रूलर्स फ्रॉम बैक्ट्रिया नाउ इन अफगानिस्तान वर द फर्स्ट टू सेट अप देयर ओन एम्पायर। अब वो लोग आए यहाँ पर तजारत के चक्कर में और यहाँ पर आकर बसे और फिर यहाँ पर हुक्मरानी करने लगे। दे वर, अब इसका मतलब ये नहीं कि कुशान्स चले गए या मयूरियन एम्पायर ख़त्म हो गया, नहीं, वो भी यहीं पर ही थे। जैसे कि मुग़ल भी यहीं पर रह रहे थे और अंग्रेज़ भी यहीं रह रहे थे, यानी दो हुकूमतें एक साथ चल रही थी। दे वर सून टेकन ओवर बाय शकाज फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु मोस्टली रूल वेस्टर्न इंडिया। अब शकाज कौन थे? ये ईरान से आए थे और ये ईरानियन ट्राइब था, जो नोमैडिक ट्राइब्स नहीं होते इनके, जो जिनको बंजारा बुलाया जाता है, तो ये वो थे शकाज जो थे। और ये फिर सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये भी अगेन ईरान और उस पट्टी से आ रहे हैं सारे, उस इलाके से। और यहाँ पर आकर वो बसना शुरू हो गए और उन्होंने टेक ओवर कर लिया आकर ग्रीक्स को, ठीक है, और उनको कहा भाई तुम अपना कारोबार उठाओ यहाँ से, अब हम यहाँ आ गए हैं। हु मोस्टली रूल वेस्टर्न इंडिया, और ज़्यादातर वेस्टर्न इंडिया के अंदर उन्होंने मगरबी इंडिया जो है ना, वहाँ पर उन्होंने अपना डेरा जमाया था। द कुशान्स ड्रॉव द शकाज आउट ऑफ द इंडस वैली। लेकिन कुशान जो कि शुरू से मयूरन एम्पायर के मालिक हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उन्होंने भगा दिया ईरानियंस को वहाँ से। भाई आप लोग यहाँ क्या लेने आए हो? वो तो यहाँ पर जो थे आए ग्रीक्स, वो तो हमारे साथ तिजारत करने आए थे, तो तुम लोग इधर किस हिसाब से आ गए हो? नाउ यू हैव टू लीव। तो उन्होंने उनको वहाँ से अपनी रियासत से मार भगाया या इंडस वैली से बाहर की तरफ भगा दिया, उनको वापस अपने इलाकों में भेज दिया। तो ये तो हमने एक क्विक रिव्यू कर लिया था बैकग्राउंड का कि हाउ कुशान्स कम इन टू द मयूरियन एम्पायर, और कुशान्स के बाद और कितने लोग ग्रीक्स और शकाज वगैरह इस इलाकों की तरफ आना शुरू हुए। कोई सेंट्रल एशिया से आ रहा है, कोई नॉर्थ की तरफ से आ रहा है। लेकिन अब हम बेसिकली कुशान का अराइवल इन द मयूरियन एम्पायर पढ़ने लगे हैं। द कुशान्स आर ऑल्सो फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये भी सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उन इलाकों से आ रहे हैं इन टू द मयूरियन एम्पायर। दे अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट थ्रू द हिंदू कश माउंटेन्स। अब कौन सा रास्ता इन्होंने लिया है बरसगीर पाक हिंद के अंदर एंटर करने के लिए? वो है पहाड़, हिंदू कश का सिलसिला जो है, पहाड़ी सिलसिला, वहाँ से ये एंटर हो रहे हैं बरसगीर पाक हिंद के अंदर। दे रूल्ड अ लार्ज टेरिटरी फॉर ओवर 300 ईयर्स। अब इन्होंने इतना बड़ा इलाका, मयूरियन स्टेट, और उसमें बहुत सारे और इलाके भी शामिल करें, बहुत बड़े इलाके के ऊपर इन्होंने अपनी हुकूमत कायम की और 300 साल तक उस पर हुकूमत भी की। द कुशान्स अंडर देयर रूल किंग कैटफिसिस वन एंड हिज सन कैटफिसिस टू डिफीटेड द शकाज। अब जो इनका लीडर है या जो इनका बादशाह है और उसका बेटा, यानी कैटफिसिस और कैटफिसिस का बेटा, दोनों को 1 और 2 के नाम से बुलाया जाता है, उन्होंने शकाज को भगाया था यहाँ से, यानी ईरान वालों को यहाँ से भगा दिया था मयूरन एम्पायर में से। It was under the rule of Emperor Kanishka that the Kushan Empire reached its peak। अब बादशाह जो कनिष्का था ना, वो इनका रूलर था कुशान्स का, और इसके दौर में कनिष्का जब बादशाह बना, उसके दौर में कुशान एम्पायर जो है ना, वो अपनी बुलंदियों को छू रही थी, ठीक है, यानी इतना बेहतरीन बादशाह उनको मिल गया था जो कि उनकी तरक्की का सबब बना। तो चलें इसी बादशाह के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर कुशान को ये बादशाह मिला तो इसमें ऐसी क्या खासियत थी कि इसने इन लोगों को इतनी ऊंचाइयों तक, इतनी तरक्कियों और इतनी डेवलपमेंट तक पहुंचा दिया। कनिष्का की जो टाइमलाइन है दैट इज़ 78 to 144 CE। कनिष्का इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड अशोका बिकॉज ऑफ हिज टॉलरेंस फॉर अदर रिलीजन्स। अब कनिष्का को जो दूसरा नाम दिया गया वो अशोका का नाम दिया गया। आपको पता है ना अशोका कौन था, जिसके बारे में हम पीछे पढ़कर आए हैं।
वो था बिंदुसरा। और बिंदुसरा कौन था? चंद्रगुप्ता मौर्य, जो कि मयूरियन स्टेट का बादशाह था, जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को भगाया था और ये स्टेट कायम की थी, जो कि अशोका का दादा था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसका बेटा बिंदुसरा और बिंदुसरा का बेटा अशोका। और अशोका, जो आपको पता है, बड़ा बहादुर इंसान था और उसने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया अपनी टेरिटरी को बड़ा करने के लिए, अपने इलाके को फतूहात करने के लिए। लेकिन बाद में उसको ख्याल आया कि यार मैंने ये गलत किया, मैंने इतने लोगों की जान ली। तो फिर अपना उसने हिंदुज़म से वो कन्वर्ट हो गया था इनटू बुद्धिज़्म, और बुद्धिज़्म का मज़हब उसने अपना लिया था और फिर उसने लोगों की फलाह बहबूद के लिए बड़े काम किए। तो इस कनिष्का को भी कहा जाता है अशोका, क्योंकि इसने भी अशोका जैसे काम करने शुरू कर दिए थे लोगों की रिलीफ के लिए, लोगों की सोशल वर्क के लिए और उनकी सोशल वेलफेयर के लिए, और उनकी सहूलतें उनको दी, उनको आसानियाँ दी, अपने लोगों का इसने बड़ा ख्याल रखा। और सिर्फ अपने लोगों को नहीं, माइनॉरिटीज़, दूसरे रिलीजन के लिए भी इसके दिल में बड़ी ज़्यादा टॉलरेंस थी, बर्दाश्त थी, किसी को कुछ कहता नहीं था। ठीक है। ही मेड पेशावर द कैपिटल ऑफ द एम्पायर एंड कंट्रोल द ट्रेड रूट बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। अब इसने पेशावर के अंदर अपना दारुल खिलाफा बनाया। जैसे इस वक्त पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है, तो इसने अपनी जो कंट्री का दारुल खिलाफा है ना, वो हमारा जो पेशावर है, इसको बनाया था। तो मुबारक हो पेशावर वालों आपको कि कनिष्का जो है ना, वो रूलर था उस वक्त पेशावर का। और इसलिए मैं आपको बताऊं, ये हम जितने पेशावर वाले हैं, दलेर लोग होते हैं, बड़े अच्छे काइंड एंड दलेर लोग होते हैं और बहुत मेहमान नवाज। इसके अलावा उसने क्या किया कि एक ट्रेड रूट बनाया, एक तिजारत का रास्ता बनाया, जो कि इस पेशावर से ईस्ट टू वेस्ट जाता था, यानी मशरक़ से मगरिब की तरफ इलाकों को जोड़ता था आपस में। बच्चे अक्सर कहते हैं कि ट्रेड रूट से क्या फ़ायदा होता है, तो बच्चे देखो, जैसे ये मोटरवे बना है, हमें कितना फ़ायदा है ना, हमें कितनी सहूलत है कि हम एक स्मूथ रोड के ऊपर सफ़र करते हैं, सीनरीज को एंजॉय करते हैं, इलाकों को देखते हैं, और हमें टेंशन भी कोई नहीं होती। रास्ते में हमें स्टॉप्स भी मिल जाते हैं, हमें ब्रेक्स हम करके या रोक कर कुछ खा पी भी सकते हैं और हम बग़ैर डर के। तो इसी तरह ये ट्रेड रूट्स जो होते हैं ना, वो तिजारत के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। अब उसने जो रूट बनाया था बहुत बड़ा था, वो रोमन एम्पायर और चाइना का जो ट्रेड रूट है ना, वो इसी का हिस्सा है। तो ट्रेड, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर फ्लोरिश अंडर हिज रूल। अब सिर्फ उसने ट्रेड के लिए नहीं कोई काम किया, सिर्फ तजारत के लिए नहीं किया, उसने आर्ट के लिए और उसने आर्किटेक्चर के लिए, इसके अलावा कल्चरल जो है ना, उसका जो एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा हुआ। क्योंकि जब हम अब एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं, वहाँ की अच्छी चीज़ें लेते हैं, अपनी अच्छी चीज़ें उनको देते हैं। और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो ट्रेड होता है ना, उसके साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, आर्ट एक्सचेंज भी होता है। उनके बर्तन, उनका रहन सहन, उनके कपड़े हमें अच्छे लगते तो हम भी पहनना शुरू करें। जैसे अब पैंट शर्ट है, इट्स अ वेस्टर्न ड्रेस ना, स्कर्ट्स और फ्रॉक्स और ये सारी चीज़ें, तो हम अगर वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस है तो हम उनके कपड़े पहनना पसंद करेंगे, वो हमारे कपड़े पहनना पसंद करेंगे। तो ये कल्चरल एक्सचेंज होता है। द कुशान आर इज़ नोटेड फॉर द राइज ऑफ द हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस ऑन द सब कॉन्टिनेंट। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस क्या है? जैसे कि आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इसमें ग्रीक और बुद्धिज़्म का मिक्सचर है। ठीक है। इनके आर्किटेक्चर के अंदर, इनके स्कल्पचर के ऊपर, ये बुद्ध जो बनाते थे या बिल्डिंग्स के ऊपर जो नक्शकारियाँ करते थे, तो वो बुद्धिज़्म प्लस ग्रीक, ये मिक्सअप है। और इसको बाकायदा उन्होंने एक नाम दिया हुआ था, दैट इज़ लाइक न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट नोन एज ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट कंटेनिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एंड बुद्धिस्ट स्टाइल। अब बुद्धिस्ट और ग्रीक को मिलाकर, उन दोनों स्टाइल को मिलाकर इन्होंने एक कदीम किस्म की ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट निकाली, जिसमें जो उनकी बाल और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर और उसके लिए यूज़ हुई हुई मिट्टी और उसका रंग, वो तकरीबन सेम सेम होता था। अब जैसे मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ, आप देखें ज़रा इस स्कल्पचर की आँखों को, जैसे ये अभी अपनी आँखें चपक लेगी, यानी इतनी बेहतरीन तरीके से ये स्कल्पचर बनाए जाते थे। तो इस ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट का जो सिर है ना, वो इसी कुशान रूल के सर जाता है, क्योंकि इन्हीं के दौर के अंदर ये वाली आर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल स्टैचूज एंड पेंटिंग्स ऑफ बुद्धा इन दिस स्टाइल, अपैरेंटली ऑर्डर्ड बाय एम्परर कनिष्का, who became a Buddhist himself. It is from Kanishka period that people started worshipping Buddha as a deity. अब कनिष्का जो आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है, और इसकी एक स्टैचू की पिक्चर भी आपकी बुक में ये है पेस्टेड। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी ऐसी खुदाई के दौरान चीज़ें मिली हैं जो कि बुद्धा के मुजस्मे हैं, और यकीनन वो इसी कनिष्का ने ऑर्डर किया होगा, क्योंकि ये बादशाह था और ये भी बुद्धिज़्म की तरफ इसका रुझान था और ये भी बुद्धिस्ट बन गया था। तो ये, क्योंकि डाइटी का मतलब होता है अब देवजी देवता, ठीक है ना, तो ये उनको भगवान समझ के पूछता होता था जो बुद्धा है उसके मुजस्मे को। तो इसी वजह से इसके इलाके में से जब खुदाई की गई है तो बहुत सारे ऐसी मूर्तियाँ निकली हैं बुद्धा की।
अब आगे चलते हैं। After Kanishka's death, the Kushan Empire lasted for only a century as none of his successors proved to be as capable a leader as their great ancestor. अब कनिष्का के मरने के बाद उसकी जो सल्तनत है कुशान एम्पायर वो सिर्फ 100 साल ही बकाया रही, ठीक है। और क्योंकि इसकी वजह ये भी थी क्योंकि इसके बाद आने वाले जो हैं इस काबिल ही नहीं थे कि वो इस एम्पायर को संभालते। हालांकि कनिष्का के दौर में इसको बड़ा अरूज हासिल था, बड़ी ठीक ठाक ही लोग थे, अमीर थे, सब कुछ था इनके पास, लेकिन बस 100 सालों में इसका नामो निशान मिट गया क्योंकि कोई भी अपने बड़ों की तरह अक्लमंद या लीडरशिप नहीं रखता था कि वो आगे लेकर जाता इस एम्पायर को या वसत देता या इसको पायदारी देता, मजबूती देता। तो इस वजह से इसका खात्मा हो गया। डिक्लाइन ऑफ द कुशान, अब इसकी थोड़ी सी डिक्लाइन को पढ़ लेते हैं। आफ्टर 225 CE द कुशान एम्पायर स्प्लिट इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाफ्स। जिस तरह के रोमन एम्पायर बट गई थी ना दो हिस्सों में, ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर के अंदर, इसी तरह इसके साथ भी हुआ। इट्स वेस्टर्न हाफ वॉज टेकन ओवर बाय द सैसनेट एम्पायर एंड द ईस्टर्न हाफ वॉज टेकन ओवर बाय द गुप्तास। अब इनका जवाल शुरू हो रहा है तकरीबन 225 के बाद, और कुशान एम्पायर जो है वो दो हिस्सों में बट गई, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न एम्पायर में। क्योंकि यहाँ पर एक जो हिस्सा है वो टेक ओवर कर लिया गया है, वेस्टर्न का इलाका जो सैसनिद एम्पायर वाले हैं यानी सासानी वाले हैं। ससान नाम था एक बादशाह का, ईरान का बादशाह था वो, ठीक है। और वो उस वक़्त आग की पूजा किया करते थे, तो उन्होंने आधा हिस्सा जो है ना, इसकी आप पिक्चर में आप देख भी रहे हैं, ये है सासनिद, और वो बादशाह के नाम पर ही इसको सासनिद एम्पायर बुलाया जाता था। बादशाह के नाम पर ही इस एम्पायर रियासत का नाम रखा गया था। और जो आधा ईस्टर्न वाला हिस्सा था वो गुप्ता डायनेस्टी ने अपने जो है ना वहाँ पर एम्पायर कायम कर ली थी और यहाँ हुकूमत करे, तो वहाँ कब्ज़ा इनका शुरू हो गया था। तो इस तरह कुशान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार हो गए और कुशान एम्पायर जो है दो हिस्सों में बट कर रह गए, ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर। चलिए अब कनिष्का के लिए एक इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्ट पढ़ लेते हैं। स्टोपर्स आर डूम शेप स्ट्रक्चर कंटेनिंग बुद्धिस्ट रिलिक्स। बुद्धिस्ट रिलिक्स होते हैं बेटा मुतबर्रिक चीज़ें जो कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड हों, यानी बुद्धा के इस्तेमाल में उसके बर्तन, उसके कपड़े, इवन कि उसकी जिस्म की हड्डियाँ भी, और उसके जूते, ठीक है। और उसने जो भी हाथ से लिखा हुआ है उसके, वो चाहे स्टोन के ऊपर लिखा हुआ है, स्टोन प्लेट्स के ऊपर लिखा हुआ है, किसी चमड़े के ऊपर लिखा हुआ है, जिस चीज़ जो उसके पास चीज़ें थी ना, इवन कंघी है उसकी या छोटी मोटी चीज़ें भी, वो मुतबर्रिक सारी चीज़ें इस डूम लाइक शेप स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद थी। हाँ, जैसे हम लोग मस्जिदें बनाते हैं और इंडियंस जो हैं वो अपने टेम्पल्स बनाते हैं, मंदिर वगैरह, तो इनमें जो था बुद्धिज़्म में, उन्होंने कनिष्का ने बुद्धा के नाम पर एक बहुत बड़ी ये बिल्डिंग बनाई थी जो ऊपर से डूम लाइक शेप थी इसकी, और इसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है कि एक मीनार सा था। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि कनिष्का बिल्ट अ ह्यूज स्तूपा नियर पिशावर। ये पिशावर के पास पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है ना, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है या हिस्टोरिकल साइट वहाँ मौजूद है। और इस गुंबद के नीचे इस मंदिर के अंदर, आप मंदिर ही बुला सकते, टेम्पल ही बुला दो इसको, बुद्धा का टेम्पल है ये, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो मुतबर्रिक थी, जो मैंने आपको अभी बताया, जो कि रिलेटेड थी विद बुद्धा। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड इट इन 1908-1909 CE। तो खुदाई वाले वहाँ पहुँचे जिनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बुलाते हैं। आपको पता है आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि हिस्टोरिकल चीज़ों को डिग आउट करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, और वो खोद कर वो सारी पुरानी चीज़ें, बर्तन, जेवरात, वो सारी चेक करते हैं कि हाँ आज से पहले हज़ारों साल पहले कौन यहाँ रहते थे, इस चीज़ के बारे में सारी मालूमात देते हैं। तो उन्होंने 1908-1909, इतनी पुरानी बात भी नहीं है, तकरीबन 100 साल ही हुए हैं इस बात को, तो इन्होंने ये निकाली और बताया कि यहाँ पर ये स्तूपा मौजूद है। This stupa was said to be 800 to 700 meters high and its base, which can still be seen, was 87 meters wide. अब ये स्तूपा की जो हाइट थी ना, लाइक 600 to 700 मीटर्स, यानी बहुत ऊंचा बनता है ये, ठीक है। 600-700 मीटर्स, मीनार पाकिस्तान से भी ऊपर जा रही है बात। और इसकी जो नीचे वाली बेस है, यानी इसका जो डूम लाइक शक्ल है, और जो नीचे इसके कमरे बने हुए थे वो तकरीबन 87 मीटर वाइड थे। तो चाइनीज़ पिलग्रिमेज या पिलग्रिम्स इन द 7th century डिस्क्राइब दिस स्टूपा एज द टॉलेस्ट इन इंडिया। अब जो भी यहाँ हाजी आते थे
एक्चुअली मैं उनको हाजी इसलिए बुला रही हूँ बच्चे, क्योंकि हम भी जब अपनी मुतबरक और मुक़द्दस मकामात पर जाते हैं तो हम हज की उससे जाते हैं, नीयत से जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये टर्म हज उनके लिए मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन होते तो वो भी इसी टाइप के हैं ना, यानी अपने दूर दूर के इलाकों से अपनी मुक़द्दस जगहों पर वो इबादत के लिए आते हैं। तो जब वो आए ना 7th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर, वो चाइनीज़ थे। तो उन्होंने फिर आकर वापस बताया कि इंडिया में जो सबसे बड़ा, क्योंकि उस वक़्त 7th सेंचुरी के अंदर अभी सब कॉन्टिनेंट अलग नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुई थी, इंडिया पाकिस्तान नहीं बना था, तो उन्होंने तो उसको इंडिया बुलाना था ना। तो उन्होंने कहा कि जी इंडिया में सबसे बड़ा स्टोपा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये स्टोपा की बिल्डिंग और भी बहुत से मुल्कों में पाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ी जो थी ना वो हम इधर इंडिया में थी। और आज वो इंडिया का पार्ट पेशावर की शक्ल में पाकिस्तान को मिल चुका, क्योंकि उसके बाद आज़ादी आ गई हमारी, हम इंडिपेंडेंस में चले गए, तो हमें ये इलाका मिला जिसके अंदर ये स्टोपा की हिस्टोरिक साइट है। Archaeologists digging at the site found important relics from the Kushan era, including pieces of bone said to be those of Buddha. अब इसी साइट के ऊपर उन्होंने जब खुदाई की आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, बर्तन मिले, जेवरात मिले, मुजस्मे मिले, यहाँ तक कि बुद्धा की हड्डियाँ भी मिली, ठीक है। और वो सारी चीज़ें जो है ना मुतबरक समझकर आज भी आप टेक्सला में जाएँ तो वहाँ म्यूज़ियम में आपको मिलेंगी। और मैंने प्रीवियस वीडियो में टेक्सला की म्यूज़ियम की पिक्चर्स भी डाली हैं, यहाँ भी डाल दी हैं, और थोड़ा सा आपको अंदर का व्यू भी दे दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक सारे टॉपिक्स की अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। अल्लाह ने के बाद।